डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। मेटा ने हाल ही में अपनी तिमाही रिपोर्ट में दावा किया है कि उसने चीन में बनाए गए 4700 से ज़्यादा फर्जी अकाउंट के बड़े नेटवर्क को ख़त्म किया है। ये सभी खाते अमेरिका और भारतीय होने का दावा करते हुए बने थे। ये अकाउंट खुद को अमेरिकी और भारतीय बताकर गलत सूचनाएं दे रहे थे। इनका मकसद दोनों देशों में होने वाले चुनावों को प्रभावित करना था। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो भारत में भी अगले साल लोकसभा का इलेक्शन होगा। दोनों चुनावों को ध्यान में रखकर ये अकाउंट बनाए गए थे। मेटा ने स्पष्ट रूप से इन अकाउंट को चीनी अधिकारियों से नहीं जोड़ा है, लेकिन कंपनी ने चीन से उत्पन्न होने वाले ऐसे नेटवर्क में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है। मेटा के अनुसार चीन ऐसे भ्रामक नेटवर्क का तीसरा सबसे बड़ा भौगोलिक स्रोत है। रूस और ईरान इस मामले में चीन से आगे हैं। मेटा की रिपोर्ट ने नेटवर्क के उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके उद्देश्य पर अभी पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। माना जा रहा है कि फेक अकाउंट या नेटवर्क पक्षपातपूर्ण तनाव को बढ़ाने और राजनेताओं के समर्थकों के बीच भ्रम फैलाने जैसे कामों के लिए किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि भ्रामक चीनी नेटवर्क गर्भपात, संस्कृत, युद्ध के मुद्दे और यूक्रेन को सहायता जैसे विभिन्न विषयों पर बात कर रहा था। इन अकाउंट को बनाने के लिए दुनिया भर के वैध उपयोगकर्ताओं से चुराई गई प्रोफाइल पिक्चर और नामों का उपयोग किया गया। इन खातों में एक दूसरे के पोस्ट को शेयर और लाइक भी किया गया। खासतौर से इन अकाउंट से अमेरिकी राजनीति, अमेरिका चीन संबंधों, भारतीय राजनीति से संबंधित विभाजनकारी विषयों पर भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही थी। मेटा ने कहा कि उसकी मॉडरेशन नीतियां यूजर्स को गुमराह करने के लिए झूठी पहचान के साथ मिलकर काम करने वाले अकाउंट नेटवर्क पर सख्ती से रोक लगाती है। कंपनी की नीतियों के विरुद्ध इस नेटवर्क की सामग्री अक्सर सटीक समाचार कहानियों का संदर्भ देते हुए भ्रम फैला रही थी। मेटा ने कहा कि इनका इरादा जनता की राय में हेरफेर करना, विभाजन पैदा करना, कुछ दृष्टिकोणों को कृत्रिम रूप से बढ़ावा देना था। बड़े चीनी नेटवर्क के अलावा मेटा ने 2 छोटे नेटवर्क का भी खुलासा किया। एक चीन से जो भारत और तिब्बत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और दूसरा रूस से जो मुख्य रूप से यूक्रेन पर आक्रमण के बारे में अंग्रेजी में पोस्ट कर रहा था और टेलीग्राम चैनल को बढ़ावा दे रहा था। आइए अब हम भारत की अंजू के बारे में बात करें। भारत से अपने फेसबुक वाले आशिक नसरुल्लाह के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू वापस लौट आई है। भारत आने के बाद से ही वह गायब है। अंजू कहाँ है, इस बात की कोई सही जानकारी नहीं है, लेकिन इस बीच अंजू ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान जाने से लेकर वापस लौटने और आईएसआई से कनेक्शन तक पर अपनी बात कही है। अंजू ने कहा कि वह जानती थी कि उसे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, इस कारण उसने झूठ बोला था। अंजू ने कहा कि वो बॉर्डर पर पहुंचने के बाद इस बारे में अपने घर वालों को बताना चाहती थी। बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लोगों ने उसके पिता, पति और भाई को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं उठा। अंजू ने कहा कि पाकिस्तान जाने के बाद जब वो नेटवर्क में आई तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन कर बताया था। नसरुल्लाह से निकाह और धर्म परिवर्तन करने को लेकर अंजू ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह उसका पर्सनल मामला है, जिस कारण वह इसे तूल नहीं देना चाहती। अंजू और नसरुल्लाह का हुआ झगड़ा। क्या पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ उन्होंने प्री वेडिंग शूट कराया? इस पर अंजू ने कहा कि वह प्री वेडिंग शूट नहीं था, वह लोग सिर्फ पाकिस्तान में घूमने गए थे। उनके एक दोस्त साथ में गए थे, उन्होंने ही यह वीडियो बनाया। नसरुल्लाह के साथ झगड़े को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। अंजू इस समय राजस्थान में है। उन्होंने कहा कि वो अपने पति अरविंद से भी मिलेंगी और इसके बाद वह मीडिया के सवालों का जवाब देंगी। क्या आईएसआई से है कनेक्शन? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने पर भी अंजू ने जवाब दिया। अंजू ने कहा कि उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। वह वहाँ 4 महीने रही, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी इंसान उनसे नहीं मिला। अंजू ने आगे कहा कि यहाँ से जाने के बाद औपचारिक रूप से अपर दीर की पुलिस को यहाँ आने की सूचना दी गई थी। वहाँ थाने को जानकारी देना नियम है। वहीं वापस आने को लेकर क्या पूछा गया, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी। अंजू ने कहा कि वापस आने का मुझसे सामान्य बातचीत की गई और मेरा मोबाइल और सामान चेक किया गया, इसके बाद उन्हें जाने दिया गया। आइए अब हम हूती विद्रोह के बारे में बात करें। लाल सागर से गुजर रहे एक अमेरिका युद्धपोत और कई कार्गो शिप पर हमले हुए हैं। इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने की है। पेंटागन ने कहा है कि हम यूएसएस कार्नी और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों के संबंध में रिपोर्टों से अवगत हैं और जैसे ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी हम प्रदान करेंगे। इससे पहले ब्रिटिश सेना ने लाल सागर में एक संदिग्ध ड्रोन हमला और विस्फोट होने की जानकारी दी थी। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिका के शामिल होने की आशंका बढ़ गई है।
अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो पूरा मध्य पूर्व खतरे में आ सकता है। इस हमले को इसराइल हमास युद्ध से जुड़े क्षेत्र पश्चिम एशिया में समुद्री हमलों की बढ़ती घटनाओं के रूप में देखा जा रहा है। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। विद्रोही इसराइल को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल भी दाग रहे हैं। ऐसे कई हमलों को अमेरिकी युद्धपोतों ने विफल भी किया है, लेकिन हाल की घटनाओं को हूती विद्रोहियों के अलावा ईरान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही ईरान ने होर्मुज जलमध्य के खतरनाक पानी से होकर फारस की खाड़ी में प्रवेश कर रहे एक अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर ड्रोन उड़ाया था। ईरानी सेना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्ला अली खामनेई लगातार अमेरिका को धमका रहे हैं। खामनेई ने हाल ही में कहा था कि उनका देश मध्य पूर्व से अमेरिका का सफाया कर देगा। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बासिज मिलिशिया के जवानों को संबोधित करते हुए खामनेई ने कहा था कि गाजा में मौजूदा युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका को शक की नज़र से देखा जाएगा। खामनेई ने इसराइल पर हमास के हमले को एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि इसका परिणाम डी अमेरिकनाइजेशन होगा, जिसका अर्थ है क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका पलट जाएगी। यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की नज़र। हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का भी हाथ हो सकता है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से वो पूरे इलाके में अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों और उनके हितों को निशाना बना रहे हैं। इसमें सऊदी अरब और इसराइल दोनों शामिल हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की लड़ाई को एक बार फिर समर्थन दे सकता है, जिसे जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। मध्य पूर्व में अमेरिका सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात है। मध्य पूर्व के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे भी हैं। हाल के इसराइल हमास युद्ध के दौरान भी अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इसी इलाके में तैनात किया है। इसके अलावा नाटो देशों के युद्धपोत भी मध्य पूर्व में लगातार गश्त लगा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।